Hello everyone, welcome to the second part of Practical Guide to Get Out of Debt. पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें लोन को कंट्रोल में लाना है और फिर इसे कैसे रीस्ट्रक्चर करना है, और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे रीस्ट्रक्चरिंग के बाद हमारे लोन रीपेमेंट पे क्या इफेक्ट होता है और हम लोग कैसे फाइनली लोन से बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं पिछले पार्ट में जितने पॉइंट डिस्कस हुए थे उनको मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे लोन ख़त्म करना वेट ख़त्म करने जैसा है। हमारे दोनों में हमें एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है और डिसिप्लिन की ज़रूरत है उसे फॉलो करने के लिए। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो उस लोन का सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है उसे पे करना हमेशा अच्छी बात नहीं है। और हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कैसे अपने कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमें कैसे कट करना है ताकि हम उसको अगले नेक्स्ट 1.5 ईयर्स तक फॉलो कर सकें। एंड हमें एक डिस्कस किया था अगर वो नहीं है तो फिर हमें अपने रेवेन्यू बढ़ाने होंगे, चाहे हम कंसल्टेंसी से करें या किसी हॉबी क्लास को स्टार्ट करके करें, बट जैसे भी है हमें यूज़ करना होगा और एक सरप्लस क्रिएट करना होगा। हमने डिस्कस किया था कि हमें कैसे एक डेट लाइन क्रिएट करनी होगी, यानी एक लोन की लाइन क्रिएट करनी होगी जिसे हम इमरजेंसी फंड बोल सकते हैं। एंड जिस डे वी डोंट हैव टू यूज़ इट जब तक कि हमें इमरजेंसी नहीं आ जाती है, और हमें अपने बाकी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लोन खत्म करने पे डिसाइड करना है। हमने एक बार अपने लोन डिसाइड कर लिए तो सबसे पहले हमें अपना क्रेडिट कार्ड बिल खत्म करना है। उसको हम खत्म कर, अगर नहीं कर सकते तो हमें उसे एक छोटे टर्म लोन 3 to 6 मंथ्स के टर्म लोन में हमें कन्वर्ट करके उसे क्लोज करना है। उसके बाद हमें बाकी लोन्स की एक समरी बनानी है और एक उनको उनको जो है एक रीस्ट्रक्चर करेंगे ताकि हमारी ईएमआई का बर्डन कम हो सके और हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सके कि हमें कौन से लोन को रीपे करना है, कौन से लोन को नहीं करना है। अदरवाइज हम हमेशा बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। तब हम देखते हैं कि रीपेमेंट के क्या क्या इफेक्ट्स थे। तो हम लोग देखते हैं कि रीपेमेंट का जब हमने एक आउटस्टैंडिंग बनाया था और हमने जब उसको रीपेमेंट का जब हमने एक प्लान बनाया था तो हमने देखा था कि अब हमारा जो है रीपेमेंट हमें 35 लाख रुपीस ऑलमोस्ट रीपे करना है, एंड हर मंथ हम 38,700 रीपे कर रहे हैं। एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले फैमिली लोन को अटैक करेंगे, क्योंकि पर्सनल लोन हमने डिसाइड किया था हम नहीं करेंगे। होम लोन बड़ा अमाउंट है इसलिए नहीं करेंगे। टॉपअप लोन और फैमिली लोन में हमने ये फैमिली लोन इसीलिए चूज किया क्योंकि ये अमाउंट छोटा है। अगर इसका इंटरेस्ट रेट कम भी होता तो भी हम फैमिली लोन को ही चूज करते, अनलेस की इंटरेस्ट रेट में 3-4% का फर्क हो। तो अगर जब तक ये 8-9% पे होता है तो हम फैमिली लोन को ही चूज करते। तो हमने ये भी देखा कि पहले हमने फैमिली लोन को चूज किया तो 12,600 का जो सरप्लस आ रहा था उससे हमने 5 मंथ्स के अंदर हमने फैमिली लोन को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने देखेंगे कि 5th मंथ के बाद हमारे लोन की समरी कैसी होगी। तो जब हमने वो 12,600 का लोन रीपे कर दिया था तो हमने डिसाइड किया था कि उसमें से 2,600 हम अपने लिए रखेंगे, 10,000 हम अपने न्यू लोन पे अटैक करेंगे। तो अब इस टॉपअप लोन पे हम लोग 10,000 रुपीज सरप्लस पे करने लगेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो लोन है, अगर हम पिछले स्लाइड में जाके देखें तो हमारा टॉपअप लोन सिर्फ 1,000 रुपए से घट रहा था, जबकि अब हमारा टॉपअप लोन जो है वो 11,000 रुपए से करीब घटने लग जाएगा। तो नाउ वी कैन सी कि हमारे प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। और अब देखेंगे कि 8th मंथ में हमारा पर्सनल लोन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो टॉपअप लोन है वो अभी अब हर मंथ ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज से कम होने लग जाएगा। सो विच इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एंड इसीलिए अब 8th मंथ के बाद हमारा लोन रीपेमेंट के इफेक्ट्स हमको बहुत ज्यादा दिखने लगे। इनफैक्ट हमें 8th मंथ के बाद ही दिखने लगेगा क्योंकि हमारी ईएमआई 20,000 रुपए से कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं अभी हम ये सरप्लस जो है ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज का 20,000 यहाँ से अप्रोक्सीमेटली एंड 10,000 उधर से 30,000 जब करने लगेंगे तो हमारे ये टॉपअप लोन भी जो है वो 17th मंथ में क्लोज हो जाएगा। तो पर्सनल लोन 8th मंथ में क्लोज हो गया, 17th मंथ जो है में हमारा टॉपअप लोन क्लोज हो गया। और जी ध्यान रखिए कि 17th लोन में मंथ में तब क्लोज हुआ है जब हमने 2,600 अपने लिए रखा था। तो एक बार ये टॉपअप लोन खत्म हो जाए तो फिर इसके बाद हम अपने लिए और भी सरप्लस रख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक लोन बचा है, वो है होम लोन, जिसमें 30,000 रुपीज का ईएमआई आता है, जबकि हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी जो है वो अब 65,000 रुपीज पर मंथ। बट ध्यान रखिए कि अभी भी आपका लोन आउटस्टैंडिंग इज स्टिल वेरी हाई, 28 लाख रुपीज का है, और आपके पास
180 मंथ्स में से सिर्फ 17 मंथ्स का होम लोन आपने पे किया है, तो आपको 163 मंथ्स का लोन अभी भी रीपे करना है। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि एक बार सिचुएशन कंफर्टेबल आ जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। When things are under control, let us see what we have to do. One thing that we have to do is we need to keep slight pressure on ourselves. ऐसा होता है कि जब हम लोन रीपे करके ईएमआई कम करने लगते हैं तो हमारे खर्चे वापस से बढ़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब एक पॉइंट पे जब हमारा लोन एक कंट्रोल में आ गया तो उसके बाद ईएमआई कम करना इज नॉट अ गुड स्टेप। उसके बाद हमें टेन्योर कम करना चाहिए एंड वी हैव टू रीपे द लोन सच दैट कि आपका टेन्योर कम होता जाए। एंड इफ यू अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग देन आप समझोगे कि एक लोन अगर आप रीपे करते हो, एक लोन अगर आप एक ईएमआई का अमाउंट अगर आप प्रीपे करते हो तो आप 15 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट 5 या 6 ईएमआई आपके बच जाते हैं। सो एवरी ईएमआई सेव विल सेव यू 5 to 6 ईएमआई इन द एंड। तो आपको ये तब तक करते रहना है जब तक कि आपके लोन का टेन्योर घट के 4 से 5 साल नहीं हो जाता है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप या तो एक कोई नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढे और जो सरप्लस अमाउंट है उसमें वो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालें और होम लोन को आराम से क्लोज करने दें, बिकॉज उसके टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। अदरवाइज आप ये सोच सकते हैं कि नहीं मुझे लोन नहीं चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप पहले लोन को ही खत्म कर ले, उसके बाद सारा जो अमाउंट है वो कहीं आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालें, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, व्हेरेवर यू थिंक इट इज राइट। बट देन दैट इज योर कॉल कि आप उसको क्या करेंगे। जो भी पॉइंट्स हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में डिस्कस किए हैं उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी लोन प्रॉब्लम है उनमें से अधिकतर लोन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास दो चीजें हैं, यानी कि सरप्लस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम काफी इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। डेट मैनेजमेंट यानी लोन मैनेजमेंट इज वेरी सिमिलर टू वेट मैनेजमेंट। जैसे आप अपना वेट रेगुलरली चेक करते रहते हो ऐसे ही आपको अपना लोन रेगुलरली चेक करते रहना है। एंड आपका जो फाइनेंशियल प्लानर है, अगर आप ये सब करने के बाद भी आपको अगर लगता है कि आप अपने लिए एक अच्छा प्लान नहीं बना पा रहे हो या आपका प्लान आपके हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू अ फाइनेंशियल प्लानर। आप हमारे पास आ सकते हैं या अपने आसपास के किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जा सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि जो भी फाइनेंशियल प्लानर है, इफ ही इज गुड ही विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी एंड गिव यू अ मच बेटर प्लान देन व्हाट यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ। तो अगर आप ट्राई कीजिए फर्स्ट 1-2 महीने डू इट योरसेल्फ, ट्राई कीजिए कि आप एक प्लान बना सके एंड उसको आप इम्प्लीमेंट कर सके। बट नहीं हो रहा है तो फाइनेंशियल प्लानर के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट विल एक्चुअली हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। इट्स समथिंग वेरी सिमिलर कि जैसे आप अपने लिए एक वेट प्लान बनाते हो, आप अपने घर में एक चार्ट बनाते हो कि मैं सुबह इतना खाऊंगा, शाम को इतना खाऊंगा। बट अगर आप 1 महीने 2 महीने के बाद आप रियलाइज कर रहे हो कि आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, तो देन यू शुड गो टू अ डाइटिशियन एंड कंसल्ट हिम और हर। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसा ही एक अप्रोच रखना चाहिए। इसके बाद आपको ये समझना होगा कि जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो आज या आगे कभी भी अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए जो भी करते हो, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स के जो नोन एक्सपेंसेस हैं उनके लिए हमेशा एक प्रोविजन रखना चाहिए कि ये वो प्रोविजन आपको कभी लोन रीपेमेंट या कहीं और नहीं खर्च करना चाहिए, वो आपको सिर्फ अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स के पेमेंट्स के लिए रखना चाहिए। इसमें वो भी इंक्लूडेड है, आपकी इनकम भी इंक्लूडेड है कि जो आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड आपको अपने इमरजेंसी प्रोविजन जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपकी सोशल क्रेडिबिलिटी, आपके सिविल स्कोर जितनी ही इंपॉर्टेंट है तो उसे रखिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपके जो सोशल सर्कल में फ्रेंड फैमिली है वही हेल्प करेंगे। तो अगर आप उनसे कभी भी पैसा लेते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, तो प्लीज़ पे देम ऑन द प्रॉमिस डेट, डोंट डिले। और अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप उसे जरूर इंटरेस्ट दीजिए, इससे वो आपको हमेशा लोन देने में हमेशा वो खुश रहेगा एंड उसको कभी ये आपको दिया हुआ लोन उसको हर्ट नहीं करेगा। हर लोन क्लोजर के बाद अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए सो दैट यू फील कि यू हैव अर्नड इट एंड यू फील कि आप एक सही स्टेप पे जा रहे हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। 1.5-2 ईयर्स के लिए अपने आप को एक फ्रूगल लाइफस्टाइल में रखना ईजी नहीं है। तो अगर आप रिवॉर्ड नहीं करोगे तो आप रिवॉर्ड करते रहोगे तो आप हमेशा इसमें मोटिवेटेड रहोगे। आप जहाँ भी जाओगे आपको सब लाइफस्टाइल कॉस्ट को घटाने की बात करेंगे, मगर लाइफस्टाइल कॉस्ट को आपको ऐसे नहीं घटाना है कि आप उसमें सफोकेटेड फील करो, आपको उसे ऐसे कम करना है कि वो आपकी हैबिट बन जाए।
तो इसके बाद क्या होगा कि आप अगर अगली जब आप लोन से निकल भी जाएंगे तो भी अगर आपको कुछ स्पेंड करना होगा तो आप एक प्लान करके ही उसको स्पेंड करोगे। क्रेडिट कार्ड को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड, क्रेडिट कार्ड उन्हीं के लिए बेस्ट है जिनके पास एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज कैश यूज कीजिए। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को इग्नोर कर देने से आपको बहुत कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रेडिट कार्ड में जो आप पॉइंट अर्न करते हो उससे काफ़ी ज़्यादा आप ओवर स्पेंड करते हो, इसीलिए क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है जबकि हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यूज अ डेबिट कार्ड। एक डेबिट कार्ड कैश यूज कीजिए, वो बेस्ट है क्योंकि कैश का खर्चा होते ही आपको पिंच करने लगेगा और आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करोगे। तो अगर वो नहीं हो सकता तो डेबिट कार्ड यूज कीजिए। ऐसा डेबिट कार्ड यूज कीजिए जिसमें हर स्पेंडिंग के बाद आपको बैलेंस आए, ताकि आपको रिमाइंड करता रहे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं एंड आप उसको कैसे आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्पेंडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। जब भी आपका इनकम इंक्रीज हो तो आपकी मंथली सेविंग्स इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आपके इनकम 10,000 रुपये पर मंथ से इंक्रीज हो तो आपकी सेविंग 6-7 हज़ार से इंप्रूव होनी चाहिए। एंड जो 3-4 हज़ार रुपये है वो आप अपने लाइफस्टाइल में या कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। आपके रिटर्न्स इमटेरियल हैं अगर आप सेविंग्स नहीं करते हो तो। अगर आप 500 रुपीज़ पर मंथ की सेविंग कर रहे हो तो चाहे आपका इन्वेस्टमेंट 12% रिटर्न दे या 15% रिटर्न दे, आप उससे अपना रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं बना सकते हो। तो यू नीड टू हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन सेविंग। कीप अ विजन, हैव अ विजन एंड फाइनेंशियल प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपके पास एक प्लान है एक लॉन्ग टर्म का तो वो आपको मोटिवेटेड रखेगा एंड आपको कोई शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेना है तो उसमें भी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए आपका प्लान है कि आप 10 साल बाद रिटायर करोगे या 12 साल बाद रिटायर करना चाहते हो, तो शायद आप आज एक कार जो 6 साल पुरानी है उसको आप 2 साल या 3 साल और इजीली यूज करोगे, हैप्पीली यूज करोगे, बिकॉज यू नो कि लॉन्ग टर्म में आप ये सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म के डिसीजंस आपको कभी कभी बहुत पेनफुल लगते हैं और आपको मोटिवेटेड रखने में शायद कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास यही सब पॉइंट्स थे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने लोन के प्लान बनाने के लिए जो एक्सेल शीट है उसको आप हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस वाज अ प्रेजेंटेशन बाय ना पार्टी ना ब्रोकर। होप यू हैड अ गुड टाइम। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर ऑल द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।